जय हिंद साथियों। चलिए आज पढ़ते हैं गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा पढ़ने के लिए आपको हिमांक, गलनांक और क्वथनांक अति अनिवार्य है पढ़ना। अगर आप हिमांक, गलनांक, क्वथनांक समझ गए तो गुप्त ऊष्मा अपने आप समझ में आ जाएगा। और अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो गुप्त ऊष्मा समझना मुश्किल होता है और न्यूमेरिकल लगाना भी मुश्किल होता है। ठीक, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हिमांक, फिर गलनांक, तब क्वथनांक, फिर गुप्त ऊष्मा। ओके, ठीक, चलिए। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज माने जमना अर्थात जमनांक। यहाँ हिमांक, हिम धन अंक अर्थात ठोस, कोई ठोस में बदलने वाली क्रिया है। अंक यहाँ क्या डिनोट करेगा? टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर पे कुछ डिग्री सेल्सियस में अंक तो लिखे होते थे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से। तो यहाँ हिमांक या जमनांक अर्थात वह अंक, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है। यहाँ देखिए हमने सिंबल बना दिया, यहीं से आप समझ जाएंगे। हिमांक क्या होता है? हिमांक कुछ नहीं होता, जिस ताप पर यह कोई भी द्रव है, जल ही नहीं, ये नहीं कि स्पेशल जल, कोई भी द्रव जिस ताप पर ठोस में बदलता है, जिस ताप पर बदलता है, जिस ताप पर बदलता है, उसी ताप को हिमांक कहते हैं। काम खत्म। भाई जब द्रव को आप ठोस बदलना चाहेंगे तो कोई एक निश्चित टेम्परेचर होगा, उसे घटाएंगे टेम्परेचर, उसका कम करेंगे, तो एक निश्चित टेम्परेचर पे आते आते वह द्रव किस में बदल जाएगा? ठोस में। किसी भी द्रव का टेम्परेचर घटाओगे तो एक निश्चित टेम्परेचर पे आके वो किस में बदल जाएगा? ठोस में। बात समझ रहे हैं? ठीक, तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी द्रव ठोस में चेंज होगा, वही टेम्परेचर, वही ताप उस द्रव के लिए क्या काम करेगा? हिमांक का काम करेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो जल और बर्फ, अर्थात जल जिस ताप पर बर्फ बन जाता है, वही ताप जल के लिए क्या काम करेगा? हिमांक का काम करेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस वह ताप है जिस पर जल बर्फ में बदलने लगता है, तो वही 0 डिग्री सेल्सियस जल का क्या होता है? हिमांक होता है। समझ में आई बात? समझ में आ गया? पक्का? ठीक, तो दुनिया के जो भी द्रव जिस भी ताप पे ठोस में बदलेंगे, वह ताप क्या कहलाएगा? उनके लिए हिमांक कहलाएगा। देखिए कोई भी पदार्थ तीनों अवस्थाओं में बदल जाएगा। ठोस है तो इसे गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, और गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा। ठीक है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर एक घटनाएं होंगी, जिस टेम्परेचर पे द्रव से ठोस में आएगा, उस टेम्परेचर को हिमांक कहेंगे। जिस टेम्परेचर पे ठोस से द्रव में जाएगा, उस टेम्परेचर को गलनांक कहेंगे, क्योंकि ठोस गल रहा है। और जिस टेम्परेचर पे द्रव से गैस में जाएगा, उस टेम्परेचर को क्वथनांक कहेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है कि इसका मतलब गलनांक, हिमांक, क्वथनांक कुछ नहीं है, एक ताप है। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, वह ताप उस ठोस के लिए गलनांक, क्योंकि ठोस गलने लगा। और जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदलता है, वह ताप उस द्रव के लिए क्वथनांक कहलाएगा। ठीक, और जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में ही वापस चेंज हो जाता है, वह ताप उस द्रव के लिए हिमांक कहलाएगा। समझ में आ गया बात? तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है और बर्फ का गलनांक भी 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जल बर्फ में भी बदलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जल में भी बदलेगा। तो आप कहोगे सर एक ही टेम्परेचर पे ठोस द्रव में भी जाएगा, द्रव ठोस में भी जाएगा? जी हाँ, सेम टेम्परेचर पे द्रव ठोस अवस्था में भी बदलेगा, उसी टेम्परेचर पर उससे बना हुआ ठोस द्रव अवस्था में बदलेगा। अर्थात गलनांक और हिमांक एक ही होंगे? जी हाँ, एक ही। तो सर बदल कैसे रहा है? यही तो पीछे एक चोरी चोरी काम कर रहा है, उसका नाम है गुप्त ऊष्मा। बदल रहा है गुप्त ऊष्मा के कारण। ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, द्रव से गैस में बदल रही हैं घटनाएं, तो गुप्त ऊष्मा के कारण बदल रही हैं। ठीक, सबसे पहले टेम्परेचर पे लाओ और टेम्परेचर पे लाने के बाद काम गुप्त ऊष्मा का हो जाएगा। तो अब हम इसे पढ़ाने के बाद गुप्त ऊष्मा समझाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद ही गुप्त ऊष्मा समझ सकते थे। तो आपको हमने अभी समझाया है चित्र बता के, ठोस, द्रव, गैस का सब, और वो यहाँ पूरा लिख दिया हूँ। तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लीजिए और क्या लिखा हूँ देख लीजिए आप
कि जब वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, उसी ताप को क्या कहेंगे? उस द्रव का हिमांक कहेंगे। कोई भी द्रव ठोस अवस्था में, और द्रव से ठोस में बदलने की इस क्रिया को, द्रव से ठोस में बदलने की इस क्रिया को हिमायन कहते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हिमायन क्या है, क्वथन क्या है, गलन क्या है। तो ध्यान देना, नीचे है गलनांक, यहां हम आ जाते हैं। देखो नीचे है गलनांक। क्या गलनांक है? गलेगा कौन भाई? ठोस गलेगा ना, पिघलेगा कौन? ठोस। अंग्रेजी देखो मेल्ट है, पिघलेगा कौन? ठोस। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में बदलता है, उस ताप को, उस ठोस का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और ठोस से द्रव में बदलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। अब बर्फ ठोस है, तो बर्फ का गलनांक मतलब बर्फ किस ताप पर पिघलेगा? गलनांक मतलब पिघलने वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 पर बर्फ पिघलेगा भी, 0 पर जल जमेगा भी। इसका मतलब बर्फ को पिघलाने और जल को जमाने के लिए कोई तीसरी चीज है जो जिम्मेदार है, और तीसरी चीज जो जिम्मेदार हो रही है वो है गुप्त उष्मा। आ गया गुप्त उष्मा, ख्याल देख लेना। और रही बात क्वथनांक। अब क्वथनांक क्या है देख लो। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलता है, उस ताप को, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक माने बॉयल होना, उबलना। और द्रव से गैस में बदलने की इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। और जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अर्थात 100 डिग्री तक जल को गर्म करेंगे तो जल गैस अवस्था में अर्थात भाप अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन 100 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी भाप में बदलने के लिए कोई तीसरा चीज आएगा और उसका नाम होगा गुप्त उष्मा। ठीक है, लेकिन 100 डिग्री पे ही वो काम करेगा, भाप में बदलेगा। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट गुप्त उष्मा है। अगली हेडिंग हम गुप्त उष्मा पढ़ाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं? गुप्त उष्मा। ठीक, अब गुप्त उष्मा समझाने के लिए मैं यहाँ चित्र बनाया हूँ। देखिए क्या, ये जल है और जल को हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म करो, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 20 डिग्री, किसी टेम्परेचर पे होगा। शुरू में कुछ टेम्परेचर होगा। अब हम यहाँ चैला लगा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। चैला कुछ भी लगाओ, गर्म कर रहे हैं जल को। अब गर्म करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी में एक थर्मामीटर डाल दिए तो टेम्परेचर हमें दिखेगा बढ़ता हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे आप कुछ गर्म करते रहेंगे तो जल का ताप बढ़ेगा, तो ये थर्मामीटर बताता रहेगा कि जल का ताप ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। गर्म होते 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 एक बार ऐसा भी होगा 100 डिग्री पे आ जाए। क्या, जल 100 डिग्री पे आ गया। अब हम अभी भी जिद में बड़े हो, अभी भी इसे हम उष्मा देते रहेंगे और गर्म करना चाहते हैं हम, और इसे गर्म करना चाहेंगे तो गर्म करो। 100 पे आया, इसके बाद हम मार चैला पे चैला लगाए हैं, गर्म कर ही रहे हैं, और ये टेम्परेचर 101 हमको देखने को मिल ही नहीं रहा है। अब दिमाग खराब हो रहा है कि आखिर अब जो उष्मा जा रही है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा से क्या होता है? कार्य होता है। इसका मतलब कोई न कोई कार्य होना चाहिए था। लेकिन अभी इससे पहले जब हम उष्मा दे रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहा था, लेकिन 100 डिग्री के बाद जो भी उष्मा जा रही है वो क्या काम कर रही है पता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो कुछ देर बाद देखिए पानी गायब यहाँ से। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री के बाद जब उष्मा आप दे रहे थे तो वह उष्मा इसको, जल को भाप में बदलने में खर्च हो गई, भाप में बदलने लगी। इसका मतलब उष्मा 2 काम करती है। एक तो आपको टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है, दूसरा अवस्था भी परिवर्तित करती है, अवस्था परिवर्तन भी करती है। उष्मा का काम करती है? अवस्था परिवर्तन। मज़ेदार बात यह है कि अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, घटेगा, और अगर टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो अवस्था नहीं बदलेगा। दोनों में से दोनों काम एक साथ उष्मा नहीं करती, एक बार में एक ही काम करेगी। शुरू में टेम्परेचर बढ़ा रही थी, 100 डिग्री तक हो गया, और 100 डिग्री जल का क्या है? 100 डिग्री जल का क्वथनांक है। इसका मतलब 100 डिग्री पर जल पहुंचने के बाद उबलने लगता है। तो हुआ क्या? उबलने लगा, इसका मतलब जल भाप में बदलेगा, गैस में बदलेगा। तो अब जो उष्मा दिए
वो चला गया कहाँ, अवस्था बदलने में, स्टेज चेंज करने में। तो अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा ही तो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और इसके बाद गुप्त ऊष्मा के प्रकार हम समझाते हैं, तो उसमें सभी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए गुप्त ऊष्मा के प्रकार, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक। पहला नंबर क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा या हीमन की गुप्त ऊष्मा। ये क्या होती है, सेम गुप्त ऊष्मा का डेफिनेशन, एक निश्चित ताप। एक निश्चित ताप क्या होगा सर, हीमन की गुप्त ऊष्मा क्यों लिखे हैं, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे गलता है बर्फ, उसी टेम्परेचर पर उससे बना हुआ द्रव जमता है। तो जितनी गुप्त ऊष्मा उसे गलाने के लिए यूज होगी, उतना ही गुप्त ऊष्मा उसे जमाने के लिए यूज होगी। तो दोनों काम करेगा, गलन की गुप्त ऊष्मा और हीमन गुप्त ऊष्मा एक ही होंगे। बात समझ में आया, ठीक। यहाँ देखने को मिल जाएगी एग्जाम्पल में। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप क्या हो सकता है, हिमांक या गलनांक। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए, क्योंकि गलन की गुप्त ऊष्मा, या द्रव से ठोस में बदलने के लिए भी कह सकते हो, एक ही बात है। आवश्यक ऊष्मा ही उस ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। हम लोग कह देते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, सामान्यतः ऐसे बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम उसका है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, या बर्फ की गुप्त ऊष्मा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग समझ जाते हैं। लेकिन पूरा है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। इसका मतलब बर्फ को गलाने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। कितने बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को गला के पानी बनाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। लेकिन कब, निश्चित ताप पर। निश्चित ताप कब, निश्चित ताप क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, जब वो गलने के लिए तैयार होता है, जिस टेम्परेचर पर गलता है। इस डायग्राम को समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम बर्फ है, 80 कैलोरी लेता है। इसका मतलब इसे हम जब 80 कैलोरी देंगे, उसमें हमें देना पड़ेगा, हम गर्म करेंगे इसे। 80 कैलोरी लेता है, 1 ग्राम बर्फ 80 कैलोरी लेगा, तो क्या बनाएगा, जल। कितना जल बनाएगा, 1 ग्राम जल बनाएगा। किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं। गुप्त ऊष्मा कभी भी ताप में परिवर्तन नहीं करता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि क्या गुप्त ऊष्मा ताप में परिवर्तन करता है, तो नहीं, गुप्त ऊष्मा अवस्था में परिवर्तन करता है, ताप में नहीं, ठीक। तो 1 ग्राम बर्फ को अगर जल में बदलते हैं हम, तो 80 कैलोरी देना पड़ता है, हमको देना पड़ता है, अर्थात बर्फ लेता है, बर्फ लेगा 80 कैलोरी, तब 1 ग्राम जल में बदलेगा, ठीक। 1 ग्राम बर्फ 80 कैलोरी लेकर 1 ग्राम जल में बदलेगा, और टेम्परेचर तो वही छोड़ के जाएगा, जिस टेम्परेचर पे था, 0 पे था, 0 पे छोड़ के चला गया। अब जरा दूसरा मजेदार बात सुनो। अब पानी को हमें जमाना है, बर्फ बनाना है, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करो, जो 80 कैलोरी लिया था इसी से वापस ले लो। तो अगर 80 कैलोरी इसमें से निकाल लें पानी में से हम, तो ये तुरंत बर्फ बन जाएगा। देखो, जब वापस ये देखो, एक तीर इधर से आया है, ये ऊपर वाला तीर है बर्फ से जल में, और नीचे वाला वापस तीर ले गए हैं जल से बर्फ में। तो जल से 0 डिग्री पर जल है, 1 ग्राम जल, अगर इसे बर्फ में बदलना है तो 80 कैलोरी देता है, अर्थात इसमें से 80 कैलोरी निकलेगा, ये जल 80 कैलोरी देगा। 80 कैलोरी बाहर जैसे ही निकालेगा, तुरंत 1 ग्राम ठोस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। इसका मतलब समझ में आया क्या, इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर बर्फ पिघलेगा भी नहीं, और 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर ऐसा नहीं है पानी जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दो, इसके बाद 1 ग्राम पानी में से 80 कैलोरी बाहर निकालो, तब जाके वो बर्फ बनेगा। बात समझ में आया। और अगर 0 पर बर्फ है तो उसे 80 कैलोरी दे दो और गर्म कर दो, तब वो पानी में जाएगा। आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई। यही कारण है, कभी आपने देखा हो कि जब बर्फबारी होती है तो बर्फबारी के समय ठंडा उतना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ठंडी बढ़ जाती है। लोग कहते हैं इधर बर्फ पड़ा है, अब ठंडी शाम तक बढ़ जाएगी, कंबल वंबल निकाल लो, चादर उधर निकाल लो। क्या होता है, क्योंकि लोग भी जानते हैं कि बर्फबारी हुई है, ठंडी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, बर्फबारी जब हो रही है तो 0 डिग्री पे हो रही है या किसी भी डिग्री पे है, बर्फ 0 से ज़्यादा तो होगा नहीं, 0 से कम या 0 पे होगा, बर्फ गिर रहा है, चलो ठीक है। 1 ग्राम बर्फ गिरा है 0 पर, टेम्परेचर लो है वहाँ का, ठीक है, लेकिन अब वो पिघलेगा। जब वो पिघलेगा तो कहाँ से लेगा ऊष्मा,
चारों तरफ से लेगा, वातावरण से लेगा, और वातावरण में आप ही सबसे ज़्यादा धनी है, 37 डिग्री टेम्परेचर लेके टहल रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री, तो उष्मा लेगा ही। 0 डिग्री पे है वो पिघलने के लिए 1 ग्राम बर्फ पिघलने 80 कैलोरी लेगा। 1 किलो बर्फ गिरा है तो कितना लेगा, 80 कैलोरी 1 ग्राम लेता है। 1 किलो माने 1000 ग्राम, 1000 और कर दो यहाँ, 80,000 कैलोरी लेगा। 1 किलो गिरता है आपके आसपास बर्फ, सर पता नहीं कितना गिरता है, कुंतल भर गिर जाता है। हाँ तो समझ लो लाखों कैलोरी खींचेगा। कहाँ से, जहाँ गिरा है वहीं चारों तरफ से खींचेगा, और कहाँ से, और जब वहीं से चारों तरफ से खींचेगा वातावरण से, तो वातावरण में सबसे धनी प्राणी तो आप ही हैं, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 36.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके बैठे हो, तो उष्मा मन खींचेगा, और चारों तरफ से अपना उष्मा बाहर ना जाए उसके लिए आप कुचालक पदार्थ पहने रहते हो, जो उष्मा का कुचालक हो, जैसे जैकेट वैकेट और कंबल वम्बल ओढ़ लेते हो। समझ में आया। तो पिघलने के बाद, बर्फबारी के बाद ठंडक बढ़ जाती है, उसका कारण ये है। कभी वो लिए होंगे आप आइसक्रीम का गोला, बर्फ़ का गोला मुंह में डालें, तो बर्फ़ का गोला मुंह में डाल लीजिए, वो ज़्यादा ठंडा करेगा कि उसे घोल कर पानी बना के पी लीजिए। टेम्परेचर तो दोनों का 0 रहेगा, टेम्परेचर दोनों का 0 रहेगा। जैसे बर्फ़ लिए, उसे घोल लिए गिलास में, अब फिर पी रहे हो, तो 0 डिग्री पे आप पानी पी रहे हो, क्योंकि 80 कैलोरी आपने काम कर दिया, मेहनत कर दिया, 80 कैलोरी के बराबर वर्क करके ऊर्जा दे दिया, पिघला दिया। लेकिन जब बर्फ़ लोगे ना, 1 ग्राम बर्फ़ भी अगर मुंह में रखे आप, तो 80 कैलोरी पहले तो वो खींचेगा। कहाँ से, आपके बॉडी से खींचेगा, जहाँ पहुँचेगा वहाँ से खींचेगा। किसके लिए, पिघलने के लिए। तो 80 कैलोरी खींच लिया, अब 0 डिग्री पर वो जल बनाया है। जो बाहर से घोल के पिए थे, जितना ठंडक को पहुंचाया उतना ठंडक तो बाद में पहुंचाएगा, उससे पहले 80 कैलोरी खींच के ठंडक कर देगा। तो 80 कैलोरी एक्स्ट्रा गुप्त उष्मा के कारण ज्यादा ठंडा प्रतीत होगा आपको, क्योंकि वो पिघलने के लिए भी लेगा आपके बॉडी से उष्मा। समझ में आया कि नहीं। हाँ समझ लो। इसे बनाओ, फिर अभी भाप से जलाएंगे आपको। हाँ, रोटी से जब जलते हो ज़्यादा पीड़ा होती है ना, वो क्वथन की गुप्त उष्मा या वाष्पन की गुप्त उष्मा में आएगा। अभी जलाते हैं रोटी से। हाँ चलो, इसे स्क्रीनशॉट लो, बनाओ। नंबर 2 है वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक, एक निश्चित ताप पर, फिर एक निश्चित ताप, यहाँ निश्चित ताप क्या काम करेगा, क्वथनांक ही निश्चित ताप बनेगा। ठीक, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा ही उस द्रव के लिए क्या कहलाएगी, वाष्पन की गुप्त उष्मा। एग्जाम्पल में जैसे जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, या इसे भाप की गुप्त उष्मा भी बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, भाप की गुप्त उष्मा बोलते हैं, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। कहीं कहीं 536 भी रहेगा, जैसा सवाल में अगर रहेगा 536 तो हम 536 लिख देंगे, अदरवाइज 540 लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने में सुविधा होगी। 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझना इंपॉर्टेंट है बस। देखिए जल है, जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा या भाप की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक निश्चित ताप पहले आना चाहिए। एक निश्चित ताप क्या होगा, जल के लिए क्वथनांक बनेगा, दूसरा भी कोई द्रव होगा तो उसका क्वथनांक बनेगा। एक निश्चित ताप यहाँ क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री। 100 के पहले जल है, तब सर क्या भाप में बदलेंगे, नहीं, पहले गर्म करोगे कहाँ तक, 100 तक। जब 100 पे आएगा तब ये भाप में बदलने के लिए तब गुप्त उष्मा काम करेगा। तो 1 ग्राम जल ले लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब इसको हमें बदलना है कहाँ, भाप में। तो 540 कैलोरी लेता है कौन, ये जल लेता है, तो हम देंगे भाई, चैलिया लगा के दो, इस जल को गर्म करो, कितना उष्मा देना है, 540 कैलोरी। बस 540 कैलोरी से 100 डिग्री पे जल है, 100 डिग्री पे जल है, और इसे 540 कैलोरी और उष्मा दे दोगे, 1 ग्राम जल किसमें बदल जाएगा, 1 ग्राम भाप में। 1 ग्राम भाप है, यहाँ देख लो 1 ग्राम भाप है, और किस टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है। 1 ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मिल जाएगा आपको। ठीक, फिर इधर से देख लो, क्या ये तो बदल दिए आप भाप में। अब उल्टा करो, उल्टा मतलब भाप को किस में लाओ, भाप को 100 डिग्री भाप है, इसको जल में बदलना है। तो 1 ग्राम भाप को 100 डिग्री से जल में लाना है, तो क्या करना होगा, और 100 डिग्री अगर ऊपर है तो पहले 100 डिग्री तक लाओ। 100 डिग्री पर ही, चूंकि क्वथनांक पर ही घटनाएं होंगी, अवस्था परिवर्तन करना है। तो अगर अवस्था परिवर्तन करते हो तो 1 ग्राम जल में भी बदल जाएगा। दूसरा ये वाला तीर देखो, लेकिन उसमें क्या मिलेगा, 540 कैलोरी देता है। कौन देता है, भाप देता है।
जब हम जल से भाप में बदले थे तो जल लिया था 540 कैलोरी, हमने गर्म किया था इसे, और भाप से जल में आने पर पहले तो 540 कैलोरी देगा, कौन है, भाप। इसके बाद 100 डिग्री पे जल छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई। तो 100 डिग्री, देखो टेम्परेचर यहाँ भी गुप्त उष्मा नहीं बदल रही है। गुप्त उष्मा कभी भी टेम्परेचर परिवर्तन नहीं करती, ताप परिवर्तन नहीं करती, वो केवल अवस्था परिवर्तन करती है। एक निश्चित ताप पे घटनाएं होगी, वो निश्चित ताप कुछ भी हो सकता है, हर द्रव के लिए अलग होता है ना, क्वथनांक गलनांक की मांग। हाँ, तो समझ गए होंगे। तो बात ये है, अब आपको एक एग्जाम्पल हम दें तो एग्जाम्पल ये है कि आप 100 डिग्री पर जल है, उबल रहा जल है, उससे जलिए, और 100 डिग्री पर ही भाप होगा, उससे जलिए, तो पीड़ा भाप से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी भाप से? कारण समझिए, जैसे भाप से आप जले तो पहले भाप क्या करेगा, 100 डिग्री भाप है, 1 ग्राम अगर भाप है, 540 कैलोरी तो तुरंत दे देगा। 540 कैलोरी तुरंत दे देगा, मतलब 540 कैलोरी का पीड़ा तुरंत ही सहो। इसके बाद 100 डिग्री पर जल छोड़ के जाएगा वो, तब जल 100 डिग्री पर जल से जो जलते जितना पीड़ा होता उतना पीड़ा तो बाद में होना ही होना है, लेकिन ये 540 कैलोरी एक्स्ट्रा दर्द देकर जाएगा। समझ में है कि नहीं? जैसे भाप से जलोगे और जल से 100 डिग्री पे जल है, जलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाप से जले तो पहले तो आओ 540 कैलोरी एक्स्ट्रा लो, एक्स्ट्रा दिया, उतना पीड़ा किया, और फिर 100 डिग्री पे जल छोड़ गया। जितना पहले आप जल से 100 डिग्री पे जलते थे उतना तो जलना ही है बाद में, लेकिन 540 एक्स्ट्रा जो मिला कैलोरी, उससे ही ज़्यादा पीड़ा होती है, अर्थात गुप्त उष्मा के कारण ही ज़्यादा पीड़ा होती है। आशा करता हूँ ये बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा बात। ठीक, और अगली क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। अच्छे से इसे पढ़ के स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए।